अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। सो टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड को। ठीक है, हम इसके बारे में कि ये पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है और ये कौन सा पीरियड है, इसके साथ साथ इसके राइटर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी पोइट्री या लिटरेचर, हर चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक के लिए रहेगा हमारे साथ, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल एज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंग्लो सैक्सन पीरियड की बैकग्राउंड। ठीक है, पॉलिटिकल या सोशल बैकग्राउंड हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, ये सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट होता है तो ये 450 टू 1050 एडी तक ये चलता है। ठीक है, यानी कि इससे पहले ये नहीं है कि बिल्कुल इनकी पहचान नहीं थी। ठीक है, बल्कि असल में क्या है कि एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो लिटरेचर है वो 450 एडी से स्टार्ट होती है। इसको नाम ही इस वजह से दिया गया है कि एंग्लो सैक्सन, क्योंकि इसमें कुछ ट्राइब्स जो है वो आएंगे और वो इंग्लैंड में शामिल हो जाएंगे, जहां से इसकी लिटरेचर का आगाज हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से एंग्लो सैक्सन पीरियड को हम फर्स्ट लिटरेरी पीरियड ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहला जो लिटरेचर स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, वो इनकी वजह से हुआ। ठीक है, एंग्लो सैक्सन की वजह से ये कुछ ट्राइब्स थे। अब इसके बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो पहले रहते थे, ठीक है, जब ये एंग्लो और सैक्सन्स जो है ये इंटर नहीं हुए थे, उससे पहले कुछ लोग रहते थे। ठीक है, और उन्हें केल्ट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केल्ट्स। ठीक है, केल्ट्स जो है ये प्योर क्रिश्चियन लोग होते थे और ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। ये इनके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये कब इंग्लैंड में आए थे और कब यहाँ पर बस गए थे और ये प्योर इंग्लैंड के लोग हैं या नहीं, ये इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब एंग्लो सैक्सन्स इंटर हो रहे थे तो उस वक्त जो है केल्ट्स इनमें मौजूद थे। केल्ट जो है वो इंग्लैंड में थे और इनके साथ साथ एक और ट्राइब के लोग थे जिनको रोमन्स कहा जाता था। ठीक है, रोमन्स जो है वो 43 एडी में आए थे और 410 एडी तक यहीं पर रहे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक और ट्राइब आता है यहाँ पर और वो है के पिक्ट्स। ठीक है, अब पिक्ट्स क्या है? पिक्ट जो है ये वाइकिंग्स थे। ये बहुत ज्यादा वहशियाना किस्म के लोग होते थे और ये जो है केल्ट्स पर हमेशा हमले करते थे, लेकिन रोम जो है ये उनको डिफेंड करते थे। ठीक है, रोम्स कब आए थे? ये जब आपने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा होगा, जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर के वक्त के लोग हैं जब रोमन्स जो है वो इंटर हुए, उन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया और फिर यहीं पर वो बस गए केल्ट्स के साथ। वो केल्ट्स के साथ इकट्ठे रहते थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी अराइवल 43 एडी में हुई और 410 एडी तक ये यही रहे। ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी अपने साथ ले आई जब ये रोमन से आए। ठीक है, जब ये इटली से आए थे। उसके बाद क्या होता है, केल्ट्स को हमने पहले भी पढ़ा कि इनको ब्रिटेन कहा जाता था। और पिक्स, पिक्स जो है ये बहुत ज्यादा वैशियाना लोग होते थे, वाइकिंग्स होते थे, या इनको जंगली कहा जाता था। ये आते थे, ये केल्ट्स पर हमला और होते थे और उन्हें कत्ल कर देते थे, मार देते और सामान लूट कर फिर से चले जाते थे। तो इस वजह से इनको वाइकिंग्स कहा जाता था। और रोमन्स ने इन्हीं पिक्ट्स के हमलों से बचने के लिए, ठीक है, एक वॉल बनाई और उस वॉल को कहा जाता था हेड्रियंस वॉल। ठीक है, क्या कहा जाता था? हेड्रियंस वॉल कहा जाता था। अब ये हेड्रियंस वॉल जो है, ठीक है, हेड्रियंस वॉल ये रोमन किंग ने बनाया था और उस वक्त जो रोमन्स का जो किंग था उसका नाम था होनोरियस। ठीक है, होनोरियस उस वक्त का किंग था और उसने पिक्ट्स के हमलों से बचने के लिए ये वॉल हेड्रियंस के नाम से ये वॉल बनाया था। अब होनोरियस जो उस वक्त का रोमन किंग था, उसको फील हुआ, उसको किसी के थ्रू, ठीक है, मिजरी के थ्रू या किसी के थ्रू मैसेज मिला और वो मैसेज ये था कि रोमन्स पर कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से रोम के अटैक को रोकने के लिए केल्ट्स को उन्होंने खैराबाद कहा। उन्होंने फाइनली 410 एडी को इंग्लैंड छोड़ दिया और वो वापस अपने घर रोम रोम चले गए, यानी इटली चले गए। ठीक है, और वहां पर उनके
यानी जो लोग उन पर अटैक हो रहे थे उनका मुकाबला स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि अब पिक्स के लिए कैट्स जो है वो बिल्कुल अकेले रह गए। कैट्स जो है वो बिल्कुल भी पिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इवन के रोमन्स उनके साथ थे, कैट्स के साथ थे, तब भी वो पिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो अब वो क्या करते हैं, कैट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है, डिप्राइव है इन पिक्स के हमलों से। तो कैट्स जो है वो जर्मनी के कुछ ट्राइब से मदद मांगते हैं, उनको बुलाते हैं इंग्लैंड ताकि वो उनकी मदद करे, उनको पिक्स से बचाए, उनके हमलों से बचाए। तो इस यहाँ से हमारे असल हिस्ट्री का स्टार्ट होता है, जब वो 3 जर्मेनिक ट्राइब्स को बुलाते हैं, ठीक है, जर्मन के ट्राइब्स को। अब वो जो है समुद्री रास्ते से इंग्लैंड आते हैं और वहां पर बस जाते हैं। तो वो 3 जर्मेनिक ट्राइब में सबसे पहला जो ट्राइब है हमारे पास, ठीक है, वो है एंगल्स। दूसरा जो हमारे पास ट्राइब है वो है सैक्सन, और तीसरा जो हमारे पास ट्राइब है वो है ज्यूट्स। ठीक है, अब ये तीनों ट्राइब जो है ये इन्होंने 600 साल तक हुकूमत की। अगर हम इनके हुकूमत के बारे में जाने, ठीक है, तो हमने पहले से पढ़ा स्टार्ट में एंग्लो सैक्सन पीरियड में कि 450 एडी से 1050 एडी तक, तो ये तकरीबन 600 साल का दौरानिया बनता है। तो इन्होंने इतने साल हुकूमत की इंग्लैंड पर। ये एंगल, सेक्सन्स और ज्यूट्स जो 3 ट्राइब थे, ये आए तो केल्ट्स की मदद के लिए थे, लेकिन फाइनली ये यहाँ पर बस गए और इन्होंने यहाँ से जाने का नाम तक ही नहीं लिया। ठीक है, तो ये है कि एंग्लो सैक्सन पीरियड इसको क्यों कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ज्यूट्स तो कमजोर था, वो जल्दी खत्म हो गए, वो ट्राइब बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गए पिक्स के साथ जंग लड़ते लड़ते। लेकिन एंगल्स और सैक्सन जो है ये बहुत बहादुर थे और इन्होंने 600 साल तक हुकूमत की, जब तक के एंग्लो नॉर्मन्स, जब तक के नॉर्मन्स इंटर नहीं हुए, वो भी वाइकिंग से, तब तक इनकी तारीख इसी तरह बनी रही। अब एंगल और सेक्शन इनको क्यों कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एंगल्स इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एंगल्स का मतलब होता है फिशरिंग। ठीक है, फिशरिंग कहा जाता है इसे। और ये लोग समंदर के किनारे आबाद थे, समंदर के किनारे आबाद थे और ये फिशेस खाते थे और उसी के थ्रू अपनी लाइफ जो है वो सर्व करते थे, और ये जंगजू लोग थे। इसके अलावा सेक्शंस का जो टाइटल है, सेक्शंस स्वॉर्ड को कहा जाता है, तलवार को कहा जाता है। और ये लोग जो है ये हमेशा फाइटिंग किया करते थे, इनका और कोई एम नहीं था, जस्ट टू फाइट विद अदर्स, ओके, एंड टू गेट कंक्वेस्ट ऑन जस्ट कंक्वेस्ट, ओके। तो इस वजह से इनका नाम एंगल्स और सेक्शन था, इस वजह से इन्हें ये कहा जाता था। अब इसके बाद हम आते हैं एक राइटर के बारे में जिसका नाम है बेडी। अब बेडी क्या है, बेडी जो है उस वक्त का एक हिस्टोरिकल राइटर था, एक क्रोनोलॉजिकल राइटर था जो कि हिस्ट्री लिखता था। और हमें इंग्लिश लिटरेचर में जो इन 3 ट्राइब्स के बारे में, एंग्लो सेक्शंस के बारे में, या किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ लिटरेचर के बारे में, या बैकग्राउंड या सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो बेडी के थ्रू मिलती है। बेडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एक्सेलियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल या ऑफ इंग्लैंड। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें उसने पूरी हिस्ट्री लिखी है ओल्ड इंग्लिश की। याद रखिए कि इस वक्त की जो इंग्लिश बोली जाती थी उसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ रोमन्स जो है वो इटालियन इंग्लिश को पढ़ते थे। ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब्स जब आए तो वो अपने साथ जर्मेनिक लैंग्वेज को ले आए, तो इस वजह से इनकी मिक्सिंग से जो है फिर हमारे पास आगे एक न्यू लैंग्वेज आती है जिसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। लेकिन इस वक्त ओल्ड इंग्लिश था और लोग एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल, सेक्सन्स और केल्ट्स ये तमाम लोग एक साथ रहते थे, तो कुछ ओल्ड इंग्लिश स्पीकर्स थे, कुछ इटालियन स्पीकर्स थे। ठीक है, तो ये एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस देते थे। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास एक और बहुत ग्रेट नाम एल्फ्रेड द ग्रेट आ रहा है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा करते थे, इटालियन को
इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते ताकि इंग्लिश लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट और दी लिटरेरी बैकग्राउंड एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इटालियन लैंग्वेज। ओके, और इंग्लिश के जो वर्क्स होते थे वो इटालियन में ट्रांसलेट कर देते, ऐसे राइटर्स मौजूद थे जो दोनों लैंग्वेजेस जानते थे। तो ये एक दूसरे के वर्क्स को, एक दूसरे की बातों को, हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये लोग ट्रांसलेशन करते थे। तो ये बीडी के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम इंग्लैंड क्यों बोलते हैं? याद रखिए, जब ये लोग इंटर हुए, जब एंग्लो सैक्सन्स इंटर हुए, उस वक्त इंग्लैंड को एंग्लो लैंड कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इनके अराइव से जो इन्होंने लैंड पकड़ा, जो इन्होंने जगह पकड़ी, तो इस वजह से वो इंग्लैंड के पास थी, और इस वजह से एंग्लो लैंड का जो नाम था वो इंग्लैंड पड़ गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड में। याद रखें कि यहाँ के लोगों ने, केल्ट्स ने जो लिटरेचर सीखी वो रोमन अल्फाबेट से सीखी, रोमन वर्क से सीखी। ठीक है, रोमन्स जो है, और उन्होंने रोमन में ही लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रोमन में भी, यानी इटालियन लैंग्वेज ही वो लिखा करते थे। इसके अलावा उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दिया, एपिक पोइट्री स्टार्ट की, बहुत सी वर्क्स उन्होंने स्टार्ट किए, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब तक, अब जो बाइबल आप देख रहे हैं, यानी कि बीइंग अ मुस्लिम हम सिर्फ सुनते हैं बाइबल के बारे में, तो अब इसमें बहुत कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद नहीं है, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि कैथोलिक्स का बहुत ज्यादा राज था। बाद में प्रोटेस्टेंट बने 16 सेंचुरी के आसपास, 15 सेंचुरी में। ठीक है, तो कैथोलिक्स का बहुत ज्यादा राज था, और उस वक्त क्या होता था कि कैथोलिक्स या उनके जो पोप्स थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे पूरी सोसाइटी पे, और वो अपने लिए जैसे चाहते थे उसी तरह वो अमेंडमेंट्स कर देते थे बाइबल में। तो इस वजह से बाइबल की ट्रांसलेशन होती थी, साथ ही साथ बाइबल में ऐसी चीजें जो कि पोप्स के खिलाफ थी या उनकी मर्जी के खिलाफ थी, तो उनको वो बिल्कुल रिमूव कर देते, चेंज कर देते थे। इसके अलावा एक रिलीजियस मैसेज डिलीवर करने के लिए, लोगों तक डिलीवर करने के लिए लोग ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि हर कोई बाइबल को ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा हमें रिलीजियस राइटर्स मिलते हैं, जैसे कि कैडमैन एंड साइन वुल्फ है। ठीक है, तो ऐसे राइटर्स हैं जो कि रिलीजियस होते थे और उनका फोकस बाइबल्स पे ज्यादा होता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो है वो हमारे पास, वो है एपिक पोइट्री। ठीक है, एपिक पोइट्री एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एपिक पोइट्री वो पोएम्स होते हैं जो कि लॉन्ग नैरेटिव बेस्ड ऑन heroic deed and that have a complete style and rhythm and rhyme etc। ठीक है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, उसमें heroic डीड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा मेजर होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि अगर हम जॉन मिल्टन के एक वर्ड पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रिगेन्ड की बात करें, तो इसमें ग्रेट करेक्टर्स है जो कि बिल्कुल फिक्स है, हम उनको माइनर नहीं समझ सकते, वो मेजर करेक्टर्स है। जैसे कि सैटर्न है, गॉड है, जीसस क्रिस्ट है। ठीक है, जॉन मिल्टन के मुताबिक। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे करेक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि एडम एंड ईव है। ठीक है, तो ये सारे जो है एपिक पोइट्री इसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि एंग्लो सैक्सन्स जो है वो वॉरियर्स थे, फाइटर्स थे, वो हमेशा लड़ते थे, तो इन पर वो हीरोइक पोइट्री लिखते थे, जिसे हम एपिक पोइट्री कहते हैं। उसके बाद क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स एक्चुअली हिस्ट्री को ही बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग हिस्ट्री पे ज्यादा लिखते हैं। अगर हमें, हमारे पास एंग्लो सैक्सन्स की जो तारीख है वो आई है, तो वो हिस्ट्री के थ्रू ही आई है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स में बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क हैं जो अपने ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, जिनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है। एंग्लो सैक्सन में बहुत ज्यादा राइटिंग हुई है, लेकिन अब तक सिर्फ 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स ही सरवाइव कर चुके हैं, उससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर चुके। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनके वर्क्स के मुतालिक, इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे। तो सबसे पहले विट्सित, विट्सित जो है यहाँ की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम मानी जाती है, लेकिन इसके भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिस है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो अभी तक अपने असली हालत में मौजूद है, वो है ब्योवल्फ। ठीक है, ब्योवल्फ को एंग्लो सैक्सन पीरियड का या इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पोएम माना जाता है।
ठीक है। बेवुल्फ को सबसे पहला पोएम माना जाता है और ये एक एपिक पोएम है। इसमें एक हीरोइक डीड्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद थर्ड जो इस एज का इम्पोर्टेंट पोएम है वो है ड्योर। ठीक है, तो ये चीजें अपने माइंड में रखते हैं। उसके बाद हम इसकी पोइट्री के बारे में आते हैं कि इस एज में किस किस्म की पोइट्री हुआ करती थी। अच्छा, आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि बेवुल्फ जो पोएम था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उसमें राइटर मेटाफर्स को ज्यादा यूज करते थे। इस एज के एंग्लो सेक्सन पीरियड के एज में लोग जो है मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन इस किस्म की चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते थे बनिस्बत राइमिंग के। राइमिंग इनमें बहुत ही कम होती थी। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा बेवुल्फ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है इस एज का, जो कि अभी तक एक कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट में है। लेकिन आपने एक माइंड में रखनी है एक बात, और वो ये है कि इसका राइटर अननोन है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसका ओरिजिनल राइटर कौन है। लेकिन ज्यादातर राइटर्स के मुताबिक हिस्ट्री के से ये पता चलता है कि इसका राइटर साइने वुल्फ था, जो कि एक रिलीजियस राइटर था। लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं है, और इस वजह से ये इस पोएम का जो पोइट है वो अननोन पोइट माना जाता है। इस एज की जो पोइट्री है तो उस वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस वक्त प्लेस या जो है नॉवेल्स का इनेकाद नहीं हुआ था। ठीक है, वो ओरिजिनेट नहीं हुए थे, एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, और उस वक्त सिर्फ पोइट्री या प्रोज या ट्रांसलेशन लिखा जाता था। ट्रांसलेशन प्रोज फॉर्म में लिखा जाता था। अब इस एज की पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हीरोइक पोइट्री है। हीरोइक पोइट्री जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेम से ही जाहिर है कि इसमें हीरोइक डीड्स होंगे। ठीक है, इस वजह से इसे हीरोइक पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंग्लो सेक्सन्स जो थे वो हमेशा हीरोज की तरह रोल परफॉर्म करते थे, फाइटिंग करते थे, वॉर करते थे, और फिर कंकर्ड कर देते थे एक इलाके को। जिस तरह कि एंग्लो सेक्सन जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी उसने उन्होंने पूरा इलाका जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एलिजिक पोइट्री। एलिजिक पोइट्री वो पोइट्री होती है जो हम किसी की डेथ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे उर्दू में मरसिया कहते हैं या कसीदा कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका बहुत प्यारा मर जाए और आप उसके अप्रिसिएशन में, ठीक है, उसके डेडिकेशन में आप एक पोएम लिखते हैं, तो इसे हम एलिजी कहते हैं या एलिजिक पोइट्री कहते हैं। तो ये लोग एलिजी भी बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, एलिजी किस तरह करते थे, यानी कि जब इनमें कोई बहादुर मर जाता था तो फिर उसको डेडिकेट करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो पोइट्री किया करते थे, और इस पोइट्री को एलिजिक पोइट्री कहा जाता था। ये पॉइंट आपने माइंड में रखनी है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिलीजियस पोएट्री। जो मैंने बार बार आपको कहा कि व्हाट इज रिलीजियस पोएट्री, रिलीजन से जो कंसर्न होती है। और फिर हमने ये पढ़ा कि रोमन्स जो थे वो जब आए थे इंग्लैंड, जब टेल्ट्स मौजूद थे यहाँ पर, तो वो अपने साथ रिलीजियस पोएट्री भी लेकर आए थे। ठीक है, तो इस वजह से ग्रेट राइटर्स लाइक कैडमैन है, साइनी वुल्फ है, ये तमाम राइटर्स जो थे ये रिलीजन के बेस पे लिखाई करते थे। ये बाइबल्स को बेस बनाते थे, कभी हिम्स लिखते थे, गॉड को उसमें प्रेज करते थे, गॉड के लिए सॉन्ग लिखते थे। ठीक है, यानी उनको प्रेजिंग के लिए, ट्रिब्यूशन पेश करने के लिए वो सॉन्ग गाते थे, स्टेज पे गाते थे। तो इस वजह से ये पोइट्री जो लिखते थे तो उस पोइट्री को रिलीजियस पोइट्री कहा जाता था। उसके बाद रिडल्स जो है वो इसमें शामिल है। रिडल्स जो है ये एक्चुअली पहेलियों को कहते हैं। ठीक है, तो रिडल्स लिखा करते थे ये लोग, यानी पहेलियां बुझा देते, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पहेलियां मत बुझाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिडल्स है, तो ये चीजें लोग ज्यादा लिखते थे। इसके अलावा हमारे पास क्रॉनिकल्स है। क्रॉनिकल्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री से कंसर्न है, तो ये लोग क्रॉनिकल्स ज्यादा लिखते थे। ठीक है, हिस्ट्री पे ज्यादा बेस्ड होते थे लोगों तक एक कॉन्सेप्ट पहुंचाने के लिए। और जिस तरह के ये कहा जाता है कि इंग्लैंड का एक किंग आया था और उसने बहुत सारे लिटरेचर वर्क जो है वो जला दिया था। ठीक है, जिससे इस एज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड द ग्रेट ने कुछ वर्क्स लिखे हैं जो कि ट्रांसलेशन के फॉर्म, या जो एक्सेलियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है या ऑफ इंग्लिश है, जो बुक बेडी ने लिखी थी, वो भी मौजूद है। तो इसके थ्रू हम कुछ हद तक इस हिस्ट्री में
पहुंच चुके हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो मिस हो चुका है। इसके अलावा ये लोग एलिट्रेशंस, सिमिलीज और मेटाफर्स को ज़्यादा यूज़ करते थे, जबकि राइम को ये मिस कर देते थे। प्रोज वर्क में हमारे पास जो है एल्फ्रेड द ग्रेट जैसे राइटर है मौजूद है, ठीक है। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है ये एक किंग था वेसेक्स का, ठीक है। और एल्फ्रेड द ग्रेट प्रोज राइटिंग उसने बहुत ज़्यादा की, उसने ट्रांसलेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, उसने बहुत से वर्क को ट्रांसलेट किया है और ये भी कहा जाता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ प्रोज राइटिंग। फादर ऑफ प्रोज जो है वो फ्रांसिस बेकन है, जबकि फाउंड जो है फर्स्ट जो स्टार्ट किया है प्रोज वर्क वो एल्फ्रेड द ग्रेट ने ही स्टार्ट किया है, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का एक ग्रेट नेम है, ठीक है। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है ये एक्चुअली किंग भी था, और किंग ये वेसेक्स इलाके का था। याद रखें, जब एंग्लो सैक्सन्स एंटर हुए, ठीक है, इंग्लैंड में, तो उस वक्त उन्होंने इंग्लैंड में पार्टीशन की। जिस तरह के बरसगीर में जब इंग्लिश लोग एंटर हुए तो उन्होंने बरसगीर की पार्टीशन की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के पार्टीशन उन्होंने की। तो इसी तरह इन लोगों ने भी इंग्लैंड में पार्टीशन की थी और बहुत से इलाकों को नेम्स दिए थे, दारुल खिलाफों को, जैसे कि ये एसेक्स है, ये वेसेक्स है, ठीक है। तो अल्फ्रेड द ग्रेट जिस इलाके का किंग था वो सबसे बड़ा इलाका था, सबसे बड़ा किंगडम था, और उस किंगडम को वेसेक्स कहा जाता था, ठीक है। तो इस वजह से ये किंग भी था और उसके साथ साथ ये एक प्रोज राइटर भी था। अब हम इस एज के राइटर्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास राइटर है वो है कैडमैन, ठीक है। कैडमैन जो है वो 657 एडी में पैदा हुए और 684 एडी में ये इंतकाल कर गए। ये इंग्लिश के या इंग्लिश लिटरेचर के पहले पोएट माने जाते हैं कैडमैन, और मैंने पहले भी कहा कि ये एक रिलीजियस पोएट था। इसके साथ साथ ये एक गरीब आदमी का बेटा था, ये एक हर्ड्समैन था, ये एक मवेशी था, ठीक है, जानवरों को चराता था। और उसके साथ साथ कैडमन इसने एक वर्क लिखा है और वो वर्क का नेम है टू कैडमन सरप्राइज, ठीक है। ये वर्क इसने एक्चुअली इन द प्रेज ऑफ या इन द ट्रिब्यूट ऑफ गॉड लिखा है, और इसने सॉन्ग के फॉर्म में पेश किया हुआ है, ठीक है। ओनली सर्वाइव वर्क जो कैडमन का है वो यही है। इन टू कैडमन सरप्राइज भी इसे कहा जाता है या कैडमन हिम्स भी कहा जाता है। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज हिम, ठीक है। हिम एक्चुअली जब हम एक रिलीजियस सॉन्ग परफॉर्म करते हैं इन द प्रेज ऑफ गॉड, इन द ट्रिब्यूशन ऑफ गॉड, गॉड की तारीफ में जब हम कोई सॉन्ग लिखते हैं और पढ़ते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हिम, ठीक है। तो कैडमन्स हिम जो है ये एक वाहिद वर्क है उनका जो आज तक सरवाइव हो चुका है, ठीक है। और बीडी ने कैडमन की जो ये जो हिम है, ठीक है, इसको ओल्ड इंग्लिश से लैटिन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, सिर्फ इस वजह से ताकि जो रोमन्स है, जो लातीनी लोग हैं, वो भी कैडमन के इस वर्क कैडमन हिम्स को ये अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड जो हमारे पास राइटर आता है वो है साइने वुल्फ, ठीक है। साइने वुल्फ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वो 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी, 8th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी, यानी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ या डेथ है वो कंफर्म नहीं है, तो इस वजह से सेंचुरी लिखा गया है। तो साइनी वुल्फ जो है ये भी एक रिलीजियस पोएट ही थे, और ये एक क्रिश्चियन पोइट्री के एक फेमस एस्पेक्ट थे। ये पोइट्री जो है क्रिश्चियनिटी के बेस पे ज्यादा लिखते थे। इसके अलावा हमने पहले भी कहा कि बेवुल्फ का जो राइटर था वो अननोन था, लेकिन साइने वुल्फ को कंसिडर किया जाता था कि इसने ही लिखी होगी, ठीक है। तो इस वजह से इनको एक अनएक्सपेक्टेड, अनराइट, अननोन पोएट माना जाता है बेवुल्फ की। इसके अलावा सैनी वुल्फ के 4 फेमस वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और जो एक्सेटर बुक एक मैन्युस्क्रिप्ट है, 4 किस्म के बुक्स हैं, न्यूरलॉक है, न्यूर बुक है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, उनमें एक है एक्सेटर बुक। और एक्सेटर बुक में उन्होंने इनका जिक्र किया है, इनमें सिर्फ क्रिस्ट जो उनका वर्क है वो मौजूद है, बाकी इन्होंने 3 और वर्क एलिन है, जुलियाना है, फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स है, ये उन्होंने लिखे थे, लेकिन ये अब मौजूद नहीं है। जो एक्सेटर बुक जो कि सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्रिस्ट ही मौजूद है। थर्ड जो हमारे पास राइटर आता है उसे हम
कहते हैं बीडी, जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, जो कि एक ग्रेट फिलोसफर थे उस एज के। ठीक है, तो बीडी जो है ये एक ग्रेट इंग्लिश मॉन्क भी थे, और ये 672 एडी में पैदा हुए थे और 735 एडी में ये इंतकाल कर गए। ये ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के। और ये किस तरह के स्कॉलर थे, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसने बहुत ज़्यादा एरियाज पे वर्क किया है। जैसे कि इन्होंने साइंस में वर्क किया है, इन्होंने म्यूजिक में वर्क किया है, पोइट्री भी की है, साथ ही साथ इन्होंने बिब्लिकल कम्प्लीमेंट्री भी की है। और जो कैडमेंस हीम है, सबसे बड़ी बात, जो कैडमेन हीम्स है उसको इंग्लिश से लैटिन में ट्रांसलेट किया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उससे कंसर्न है वो ये है कि इन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी है। ठीक है, तो ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। उसके बाद हम आते हैं राइटर्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबी क्या है, इसकी खसूसियात क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है लव फॉर फ्रीडम। ये लोग जो है फ्रीडम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जहाँ पर भी जाते थे ये लड़ाई करते थे, फाइटिंग करते थे, इनके जो मेल होते थे, लेकिन वो सिर्फ सिर्फ इसलिए लड़ाई करते थे ताकि वो फ्रीली रह सके, जहां पर भी वो जाए वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इस वजह से वो लोग लड़ाइयाँ ज़्यादा करते थे और फ्रीडम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है वुमेनहुड। ठीक है, ये लोग औरत परस्त थे, वुमेनहुड की तरफ ज़्यादा माइल थे, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि आप जब सालों साल जो है जंगों में रहते हैं और आप अपने घर से दूर रहते हैं, सो यू हैव फील समथिंग फॉर योर फैमिली। ओके, सो इन्होंने भी इसी तरह किया। इन इनकी जो मोहब्बत थी, जो लव था अपने वाइफ्स के लिए, वो बहुत ज्यादा होता था। और जो लेटर इंग्लैंड है उनकी तरह नहीं, जिन्होंने फीमेल्स की जो राइट्स थे उनको डिप्राइव किया था, उनको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड किया था। इस तरह नहीं थे, बल्कि ये फीमेल्स को राइट्स देते थे, उनको लव करते थे। तो इनमें वुमेनहुड बहुत ज्यादा था। थर्ड जो पॉइंट है वो है लव फॉर ऑफ नेचर, या लव फॉर नेचर। ये चीज इनमें थी, यानी कि ये नेचर से बहुत मोहब्बत करते थे, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और जिस तरह के हम ओल्ड ग्रीक्स वर्क्स में भी कहते हैं कि सूरज का अपना इनका गॉड होता था, सी का अपना होता था, एयर का अपना होता था, और ये जो ग्रीनरी है इनका अपना गॉड होता था, एंड ईटीसी। तो ये किस वजह से गॉड बनाते थे, ये नेचर को ही गॉड समझते थे। ये बात माइंड में रखना है, इस वजह से समझते थे क्योंकि ये नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और ये इस चीज पे बिलीव करते थे कि आप जो भी हो जाए आपने नेचर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इस वजह से ये नेचर से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत अटैच होते थे, और नेचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उसे बहुत मोहब्बत करते थे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है स्पिरिट ऑफ वॉर। इनमें जंग की एक स्पिरिट मौजूद थी। ठीक है, जंग से ये डरते नहीं थे, भागते नहीं थे, बल्कि ये जंग के लिए ओपनली चैलेंज करते थे, जंग को, जंग के लिए दावत देते थे। ये हमेशा बैटल फील्ड्स में ही रहते थे, हमेशा जंगे करते थे। वॉरियर्स से नाम से ही जाहिर है कि एंग्लो सैक्सन्स जो कि स्वॉर्ड्स थे, जो कि तलवारों की तरह शार्प थे, और ये हमेशा बैटल में रहते थे और हमेशा कंक्वेस्ट हासिल करते थे, कंकर करते थे इलाकों को। उसके बाद मोरालिटी इस एज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मोरालिटी हम उनके वर्क्स के थ्रू जान सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये रिलीजियस पोएट्री भी लिखते थे। तो रिलीजन जो है वो आपको मोरालिटी बताता है कि ये गुड है, ये इवल है, आपने ये करना है, ये नहीं करना। अगर आप अच्छा करते हैं सो यू शुड बी अवॉर्डेड, अगर आप बुरा करते हैं यू शुड बी पनिश्ड बाय गॉड। क्योंकि पॉप्स जो है उन्हें ये सारा कुछ पढ़ाते थे। इसके अलावा इनके वर्क्स में एडम, ईवी, सैटर्न और जेसस क्रिस्ट एंड गॉड, इन तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है, बातें होती थी। तो इस एस्पेक्ट पे भी इनको मोरालिटी दिखाई जाती थी। इसके अलावा वाइस एंड वर्च्यू के बारे में इन्हें पोइट्री के थ्रू, वर्क्स के थ्रू टीच किया जाता था कि आपने वाइसेस नहीं करने, आपने वर्च्यू को अपनाना है, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और गॉड की नज़रों में, चूंकि ये क्रिश्चियन है, इनका एक और अलग बिलीव है, तो ये समझते थे कि अगर आप जो है पॉप्स को खुश रखते हैं
तो गॉड आपके तमाम मसाइल हल करता है और आपके गुनाह को माफ कर देता है। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है ब्रेवरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने माइंड में रखनी है कि ये लोग बहुत ज्यादा ब्रेव थे, ये किसी से नहीं डरते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बस ये जंगे लड़ते थे और ये इतनी बहादुरी से लड़ते थे कि ये हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाते थे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है खत्म। अल्लाह हाफिज।